क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा देखना, कह रहा है 4 नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में भी आपको एनुअल वैल्यू निकालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे कि एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट होना चाहिए या नॉट कवर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर साफ साफ मेंशन कर दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड रेंट है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है दैट मीन्स कि वो कवर्ड है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है दैट मीन्स कि वो क्या है, नॉट कवर्ड है। पढ़े थे हम लोग। जरा क्वेश्चन में ढूंढो क्या आपको स्टैंडर्ड रेंट दिख रहा है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड रेंट दिख रहा है इसका मतलब है कि ये क्या है, कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट है। अब कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट तो है ही, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 2 3 ऑलमोस्ट हम लोग क्वेश्चन कर चुके अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा सिर्फ एक रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन पहले वाला ही है। देखो अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है दैट मीन्स हम लोगों को ये पता चल गया कि ये क्या है, कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट है। कंफर्म हो गया। अब जहां कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट है तो आपको रूल याद होगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो ये देखिए ये रहा म्युनिसिपल वैल्यू, ये रहा फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, तो इसका मतलब कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया, 4 लाख। बोला उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना, 4,50,000। तो इसको आप कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू 4,50,000। अब इसमें क्या रूल था, दोनों में से जो कम होगा, तो दोनों में से कम कौन सा वाला है, तो जो दोनों में से कम होगा उसी को हम बोलते थे एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू आपका हो गया 4 लाख। सेम रूल वही अप्लाई हो रहा ना। अब हम इसको कंपेयर किससे करते थे, एक्चुअल रेंट से। क्वेश्चन में देखे तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ ना, 50,000 लिखा हुआ है पर मंथ है ना, ठीक है। 50,000 पर मंथ है तो एनुअली कितना हो जाएगा, इंटू 12 6 लाख रुपीस हो जाएगा। तो एक्चुअल रेंट 50,000 इंटू 12 दैट मीन्स हो जाएगा, हो गया। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होता उसी को हम क्या बोलते थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते थे। तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 6 लाख होना चाहिए था। देखते हैं जरा कि क्वेश्चन में वही है कि कुछ और कहानी है। कह रहा आपसे द बिल्डिंग रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष में, एक साल में जो घर है वो खाली रह गया, कितने महीने, 2 महीने तक खाली था। तो ध्यान रखिएगा यहां मल्टीप्लाई बाय 12 जो कर रहे हो वहां कितना करना होगा, 10 करना होगा। और जहां 6 लाख था वहां कितना हो जाएगा, 5 लाख ही रहेगा। इसके बाद में लिखा अनरियलाइज रेंट 50,000। अनरियलाइज रेंट 50,000 लिखा, मतलब ये मंथली वगैरह कुछ नहीं है। और अनरियलाइज रेंट ऐसे भी मंथली कैसे हो सकता है। हाँ अगर कह सकता था कि 5,000 का 2 मंथ का अनरियलाइज, तो वो बात अलग है। तो 50,000 रुपीज ये क्या हो गया, अनरियलाइज रेंट हो गया। देखते जाना क्वेश्चन। करा कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 25,000 एंड द टेनेंट ऑफ रुपीज 25। 25,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स पे कौन करता है, ओनर। और 25,000 रुपया कौन पे करता है, आप बताइए। म्युनिसिपल टैक्स को हम एनुअल वैल्यू निकालते टाइम माइनस करते कि नहीं करते। तो म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस करोगे, आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो म्युनिसिपल टैक्स किसका एग्जेम्पशन लोगे, जो आपने पे किया या जो आपके किराएदार ने पे किया। आप जो पे कर रहे हो, अगर हम मकान मालिक है और हम म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं तो मेरे लिए वो एक्सपेंसेस है। अगर मेरे जेब से हमने अगर कुछ खर्चा किया तब वो एग्जेम्पशन हो सकता है, लेकिन मेरे किराएदार का खर्चा, उसका एग्जेम्पशन हम कैसे ले सकते हैं। तो उस केस में ध्यान रखना कि 25,000 रुपीज जो म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया, सिर्फ और सिर्फ वही एग्जेम्पशन होगा। और टेनेंट ने जो एक्सपेंसेस पे किया
वो कभी भी एग्जेम्पशन नहीं होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक तो रूल है जो आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है। अमाउंट याद हो गया? चलो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन अब समझते हैं कि इसके अंदर और रूल क्या क्या है। देखो सबसे पहला रूल, एक अलग से रूल इस पे लगेगा, क्या ध्यान रखना है कि यदि मकान खाली है किसी भी वजह से, वैकेंट है, और खाली होने की वजह से अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो रहा है तो ऐसे केसेस में एक्चुअल रेंट को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। फिर से बोल रहे हैं आपको, रूल ध्यान रखना, अगर मकान खाली है, पूरे प्रीवियस ईयर में घर खाली है, और मकान खाली होने की वजह से, अगर खाली होगा तो एक्चुअल रेंट घटेगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना क्या था, वैकेंट था, तो उस समय तुमको किराया मिला क्या? नहीं। तो उस टाइम में ऑब्वियसली ये हो सकता है चांस कि एक्चुअल रेंट उसके एक्सपेक्टेड रेंट से क्या हो जाए, कम हो जाए, प्रोबेबिलिटी है कि कम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जहां एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को आप कंपेयर करोगे और खाली होने के सिचुएशन में अगर एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट कम है तो एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। अगर कम है तब, और ज्यादा है तब तो खैर होता ही है रूल, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे ना ये कंडीशन भी आपको फॉलो करके रखना पड़ेगा। याद हो गया रूल क्या बोले? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो ज्यादा कौन सा है, ठीक है, उसको कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, तो 4,50,000 4,50,000। अब इन दोनों में से जो कम होगा तो कम कौन सा हो गया, यानी आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड रेंट, डायरेक्टली कह सकते हो कि नहीं कि एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू कितना, बोल सकते हैं। तो हम हमारे सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख सकते हो यहां पर नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट, अमाउंट कितना हो गया, कोई दिक्कत है? अब एक्सपेक्टेड रेंट के बाद आप उसको कंपेयर किससे करते हो, एक्चुअल रेंट से। अब एक्चुअल रेंट आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको बोला कि कितना है, 50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 10 और 12, 10 करोगे क्योंकि 2 मंथ का वैकेंट है हाउस, तो मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मीन्स ये हो कितना गया। अब देखो मकान खाली है, ठीक, इट में भी अगर खाली नहीं होता तो हम लोग क्या रूल पढ़े थे, दोनों में से जो क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा, पढ़ते थे हम लोग। लेकिन इट में भी अगर मकान खाली है और खाली होने की वजह से अगर इसका एक्चुअल रेंट कम हो जाता तब भी एक्चुअल रेंट को ही हम लोग क्या मानते, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या खाली होने की वजह से कम हुआ तो ज्यादा वाला ही होगा। बात समझ रहे, बार बार आपको बोल रहे हैं, अगर मकान खाली है, स्टेटमेंट सब ध्यान से सुनना, अगर मकान खाली है और खाली होने की वजह से अगर मेरा एक्चुअल रेंट कम हो जाए तो एक्चुअल रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। कितना कितना भी कम हो सकता है, बस हम कम का मतलब क्या होता है, अगर आप बड़े हैं तभी ना हम छोटा है, अब आप है ही नहीं तो हमको क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब कि किससे छोटा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट से। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हमको उससे मतलब नहीं, इसलिए हम इसलिए बोल रहे हैं, आपको शब्द सुनिएगा, अगर एक्चुअल रेंट कम हो जाए कब, मकान खाली होने के सिचुएशन में, तब, और अगर किसी रीजन से नहीं। अगर मकान खाली है और खाली होने की वजह से एक्चुअल रेंट अगर कम हो गया किससे, आपके एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ऐसी स्थिति में जो कम वाला वैल्यू है यानी एक्चुअल रेंट है उसी को हम डायरेक्टली क्या मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। लेकिन अगर
कम नहीं है तब तो फिर वही वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो क्या इसमें मकान खाली है कि नहीं है? तो क्या खाली होने की वजह से इससे ये कम हो गया? नहीं। तो ऑब्वियसली जब कम है ही नहीं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में रूल कौन सा अप्लाई होता था? ज्यादा वाला होता था। तो म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे, फिर जो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर खाली होने की वजह से कम नहीं है, अगर कम होता तब भी यही होता और ज्यादा है तब तो खैर ही रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 लाख। डायरेक्टली लिख सकते हो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब जैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया तो अब आप लिख सकते हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया था? 5 लाख का हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करेंगे हम लोग, आपको याद होगा म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स कौन सा वाला? जो किसने पे किया? ओनर ने पे किया। जो टेनेंट किराएदार ने पे किया म्युनिसिपल टैक्स, उसका एग्जेम्पशन वही ले सकता, हम नहीं ले सकते। क्योंकि पड़ोस का, रिश्तेदार का कोई भी म्युनिसिपल टैक्स पे कर दे तो उसका एग्जेम्पशन हमको थोड़ी मिलेगा। जो खर्च हमने किया उसका ही मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, ना कि किसी और का। तो एग्जेम्पशन इसमें कितना हो जाएगा? 25,000। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट भी दिया हुआ है कि उसमें से 50,000 का रेंट है जो मुझे रिकवर ही नहीं हो सका। तो 5 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा 4 लाख 25, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया? एनुअल वैल्यू। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? एनुअल वैल्यू निकालने बोला था कि और कुछ? तो मेरा आंसर यही खत्म हो गया। अगर आपसे कहता कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालिए तो फिर हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो लगाते थे उसको माइनस करते, लेकिन फिलहाल माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, बस ये आपका आंसर, यही निपटा दीजिए। आगे नोट बाद में करना, समझते जाओ। एग्जाम में टाइम कम है, जितना जल्दी हो सके खींचते जाइए। बाकी वीडियो अपलोड करेंगे, वहां से अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वहां से देख करके उसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अभी पहले जल्दी निपटाते जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर राम owns a house property, its annual letting value is rupees 80,000। कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? एनुअल लेटिंग वैल्यू दिया हुआ है आपके पास कि इसका एनुअल लेटिंग वैल्यू कितना हो गया? 80,000। मतलब ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? एनुअल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कहता आगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट वाज लेट आउट टू अ टेनेंट ऑन द मंथली रेंट ऑफ रुपीज 7,000। इसको मंथली रेंट पर दिया गया 7,000 महीने में पर मंथ। देखो वहां लिखा वो मंथली रेंट पर दिया गया 7,000। अभी जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में रूल पढ़ाए थे आपको, देखिए यहां से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कहता आगे ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम। और ये कुछ एक्सपेंसेस है जिसका डिडक्शन वो मांग रहा है कि हमको कुछ छूट भी है जो मिलना चाहिए, कुछ डिडक्शन जो मिलना चाहिए। अब डिडक्शन के नाम पर 1 2 3 चाहे जो भी हो, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है? आगे कहता है द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ। 1 महीना घर खाली रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, 21, 22 या 22 या 20। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि आप सैलरी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है हर असेसमेंट ईयर में, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बदलाव अगर आप देखेंगे तो सैलरी चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है और हाउस प्रॉपर्टी का बदलाव बहुत कम मिलता है। इसलिए आपका कोई भी असेसमेंट ईयर हो, 21, 22, 23, 24, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा
पूरे क्वेश्चन को माइंड सेट करो। देखो क्या लिखा है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 8000। इसके बाद एक्सपेंसेस है ना फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट, मकान मालिक है, किराया मिल ही नहीं रहा था तो किराया उठाने के लिए, किराया तसीलने के लिए किसी को रखा होगा, तो वो किराया उठाने का पैसा, टेनेंट से किराया मांगने का वो कुछ खर्चा ले लेता है 600 रुपया। मेंटेनेंस अलावेंस पेड टू स्टेप मदर 12,000 रुपया एनुअली, विच वॉज चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द फादर्स विल। अब ये अजीब सा क्वेश्चन कहता आपसे, मेंटेनेंस अलावेंस पे करता है किसको, मतलब ठीक है ना, अपनी स्टेप मदर को 12,000 रुपीज एनुअली वो पे करता है। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने ऐसा विल में लिखा था। मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी, पिताजी की, और पिताजी ने विल किया था, अग्रीमेंट किया था कि जो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, ऑब्वियसली उसका बेटा प्रॉपर्टी का मालिक है, तो उसका विल था, उसके पिताजी ने एक अग्रीमेंट किया था कि जो भी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगा, किराए पे लगाएगा, तो किराए से उसको मिल रहा भाड़ा, तो बोला वो अपनी इस प्रॉपर्टी से जो भी किराया होगा उसका कितना पैसा, 12,000 रुपया एनुअली वो अपने स्टेप मदर को मेंटेनेंस के नाम पर पे करेगा। तो इस क्वेश्चन में ना ओवरऑल थोड़ा थोड़ा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी है। और देखो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना नहीं बोला। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने बोला। मतलब वो फुल फॉर्मेट जो हम पहले पढ़ते थे उसको समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। बाद में फिर इस एग्जामिनेशन को देखेंगे क्या करना है नहीं करना, बात की बात है। लेकिन फिलहाल इस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर मेरे माइंड में आ गया कि हाँ मेरे पास इसका एक्सपेक्टेड रेंट मेरे पास है, एक्चुअल रेंट भी हमारे पास है, 600 रुपया का हम है ना एक्सपेंसेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स भी है, 12,000 रुपया स्टेप मदर को पे करना है कंपनसेशन, इस तरह से करके, और 1 महीना घर खाली भी है। मतलब ये इंफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरा क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ऊपर लिखेंगे आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राम, जो भी होगा, फाइनेंशियल ईयर जरूर लिखिएगा, और असेसमेंट ईयर कौन सा है उसको भी लिख लेना है। ये कॉलम ड्रॉ करके ऐसे चलना है आपको। इसके बाद देखो सबसे फर्स्ट हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, पढ़े थे हम लोग, नोट 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो ज्यादा कम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फेयर रेंट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको लेना था, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते, फिर दोनों में से जो कम होता उसको क्या बोलते, एक्सपेक्टेड रेंट बोलते। आपके इस क्वेश्चन में क्या किया है, तो तुमको कोई मतलब ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करना पड़ा। इसका मतलब इन सब चीजों पे आपको चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना था, बस ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर करोगे, नंबर 2 एक्चुअल रेंट 7,000 पर मंथ था ना, और क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि 2 महीना घर क्या था, 1 महीना खाली था। अगर 1 महीने खाली हो गया मतलब 11 मंथ, इसका मतलब कि अब कितना हो जाएगा। अब देखिए रूल क्या पढ़ते थे हम,
कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो ज्यादा होगा हम उसी को क्या मानते थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी हम लोग पढ़े थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों में से कौन सा होगा, विच एवर इज मोर। पढ़े थे नहीं पढ़े थे आप? लेकिन यहां पे एक स्पेशल रूल लग रहा है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो जनरली इन जनरल अगर ये मकान खाली नहीं होता तो इन दोनों में से जो ज्यादा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और हमारा आंसर होता है यहाँ पे कितने का, 80,000। लेकिन अभी हम लोग रूल क्या पढ़े थे कि अगर इट में भी मकान खाली है, एक महीना भी खाली क्यों ना रहे, अगर मकान खाली है, खाली था कि नहीं, और खाली होने की वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम हो जाए, कम हुआ है कि नहीं, तो यदि मकान खाली है और खाली होने की वजह से एक्चुअल रेंट कम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्चुअल रेंट को ही क्या एज्यूम करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। इसका मतलब कि जो मोर वाला केस है यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 मंथ है ना, जो रूम है वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो वैकेंट होने की स्थिति में कम भी अगर है तो एक्चुअल रेंट ही इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया हमारा 77,000। तो नोट बना करके याद रख लेना है यहाँ पे कि अगर मकान खाली है तो एक्चुअल रेंट कम भी अगर है या ज्यादा भी है तो एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। चाहे वो कम रहे चाहे वो ज्यादा रहे, एक्चुअल रेंट ही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि ज्यादा अगर है तो वो तो होगा ही होगा, और अगर कम रहा तो वही लेना है। तो ऑब्वियसली मकान अगर खाली है तो अब एक रूल बना सकते खुद से कि अगर मकान खाली है तो कम हो या ज्यादा एक्चुअल रेंट ही क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो सकता है। तो कुछ भी कैलकुलेट करने से हम बच सकते हैं। मतलब आप जो इतना वर्किंग नोट बना रहे हो ना, अगर थोड़ा बुद्धि तेज कीजिएगा और रूल याद रख लीजिएगा तो ये कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर मकान खाली नहीं होता तो दोनों में से जो ज्यादा होता वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और हम जैसे ही क्वेश्चन में देखे कि खाली है तो खाली होने की वजह से अगर कम भी होता तो क्या होता, वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता। तो आपको एक तो स्लोगन खाली याद रख लेना है कि क्वेश्चन जब भी पढ़ो और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि मकान खाली है तो खाली होने की स्थिति में कम रहे या ज्यादा, एक्चुअल रेंट ही हर हाल में, कसम खा लो, जहां क्वेश्चन पढ़ो मकान खाली है एक्चुअल रेंट देखो और एक्चुअल रेंट ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, चाहे वो ज्यादा रहे चाहे कम रहे, जो रहना रहे। ठीक है, तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में यहां लिख सकते हैं। इसको नोट में देखेंगे हम लोग, कितना आ गया, हो गया ना। इसके बाद इसमें से हम लोग अनरियलाइज रेंट और म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे। क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स था क्या, तो म्युनिसिपल टैक्स 8,000 है और अनरियलाइज रेंट, रेंट को रिकवर करने के लिए हमने किसी को हायर किया था, उसको हम 6,000 दिए, लेकिन वो अनरियलाइज रेंट थोड़ी होता है। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, जो किराया मुझे मिला नहीं उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। लेकिन किसी को वसूलने के लिए हम 6,000 दिए तो वो चीज थोड़ी हो सकता है कभी भी। मान लीजिए कि एक किराएदार आप रखे हो, किराएदार रखते समय आप देखे नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, उसके साथ अग्रीमेंट करके उसको रूम किराए पे दे दिए। अब जब आप किराया मांगने जाते हो तो किराएदार तुम्ही को धमकाता है, ऐसे भी किराएदार होते हैं। जब मांगने जाओ तो तुम्ही से गाली गलौज कर दे रहा है। अब तुमको लग रहा है यार हम तो बहुत बुरे फंस गए। तब ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे, किसी गुंडा को पकड़ो, उसको सुपारी दे दो, बोलो भाई इससे भाड़ा वसूल ले और उसको रूम खाली करा। तो ये वाला पैसा यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उससे किराया वसूलने के लिए, सीधा मुंह बात नहीं करता होगा है ना, इस वजह से किराया वसूलने के लिए उससे भी टेढ़ा आदमी रख लिया होगा, उसको 6,000 दे रहा है, तो वो अनरियलाइज रेंट नहीं हो सकता। अनरियलाइज रेंट का मतलब कि रेंट जिसका रिकवरी मुझे हुआ ही नहीं, तो उसको अनरियलाइज। यहां पे तो फिलहाल तो
माइनस कर दीजिएगा 77 में 8, तो 69,000 क्या निकला आपका? क्या आपको इस क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू निकालने बोला? पूरा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने बोला? तो अब हम इसमें से लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। फर्स्ट लिखेंगे हम 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोन लिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं। जब लोन लिए ही नहीं तो दूसरा हम लोग लिखते थे इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रीवियस ईयर। जब लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दिए होंगे, तो दूसरा पॉइंट हमको माइनस एग्जम्पशन तो नहीं मिल सकता, तो लिख के कोई फायदा नहीं। और जब लोन ही नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करे उधार लेके जाए जैसे भी करे, हमको से क्या मतलब है, तो उसका 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 2 जो हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना, यानी अगर हम लिख दे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कौन सा ईयर, जब लोन ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं लिखने से। थर्ड नंबर लिखते थे 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जब लोन ही नहीं है तो ये भी नहीं निकलेगा। तो इन दोनों को लिख करके अपना टाइम खराब मत कीजिए। अब आपको 30% किसका, एनुअल वैल्यू का, डायरेक्टली 30% निकालोगे। तो 69,000 कितना परसेंट, 30%, कितना आया, कितना आया माइनस करो, हो गया। क्या कहलाया आपका ये, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये निकल तो गया, तो अभी क्वेश्चन में और भी तो बहुत कुछ दिया हुआ था, उसका क्या होगा जरा उसको देखो अभी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज बाकी है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या बोला, जरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपके पास कुछ कुछ एग्जाम्शन भी बोला गया था कि कुछ कुछ एग्जाम्शन भी लेना है, ये रहा, यानी इससे ऊपर का तो हम काम कर चुके, ये हो चुका है, ये नीचे का भी एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके, तो हमको देखना है कि 1 2 3 का क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं। देखो 1 नंबर में बोला म्युनिसिपल टैक्स पे करना है 8,000, तो म्युनिसिपल टैक्स अगर हम पे करेंगे तो ये क्या होता है, माइनस होता है, तो हम ऑलरेडी इसको माइनस कर चुके। आगे क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ₹600, रेंट को रिकवर करने के लिए 600 रुपया आप खर्च किए। और इसके बाद क्या बोला, मेंटेनेंस अलावेंस पे करता है अपनी स्टेप मदर को 12,000 रुपया, जो कि उसके फादर के विल में था, ऐसा लिखा हुआ। हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का खर्च अगर आप करते हो, किसी भी तरह का एक्सपेंस करते हो, जो भी मुझे इस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ, उस इनकम में फ्लैट 30% अगर आपको डिडक्शन मिल गया, तो वो 30% डिडक्शन आपको क्यों मिला था, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का खर्चा करते हो आप, जैसे बोला ना इस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ और उस इनकम में से ही अपने स्टेप मदर को देता है, तो स्टेप मदर को पेमेंट करना है, ये विल किसका था, उसके फादर का था ना, तो उसके फादर का विल है, इसका तो नहीं है ना, तो उससे इसको क्या मतलब है। अगर वो इस प्रॉपर्टी से पेमेंट करता है तो वो उसका अपना पर्सनल एक्सपेंसेस है, इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरह का एग्जम्पशन इसको नहीं देगा। अगर चाहता है कि मुझे एग्जम्पशन मिले तो एक काम करो कि इस हाउस प्रॉपर्टी को ही अपने स्टेप मदर के नाम पे कर दो, तुम कमाओगे ही नहीं, टैक्सेबल ही नहीं होगा। आप उस प्रॉपर्टी का रेंट वसूल रहे हो, किराया वसूल रहे हो, तो तुमको इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस इनकम पे अपनी स्टेप मदर का कंपनसेशन दो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस एक्सपेंसेस के लिए किसी भी तरह का एग्जम्पशन अलाउ नहीं करता, इसलिए इसका क्या होगा सर, कोई काम नहीं। 600 रुपया किराया वसूलने में आपको खर्च हो जाता तो तुम जाके खुद वसूल लो, किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पशन इन फालतू चीजों के लिए नहीं मिलता, क्योंकि इन सब के लिए आपको एक बार और इकट्ठा पैसा मिलता है, कितना परसेंट एग्जाम्पशन, 30% फ्लैट आपको एग्जाम्पशन मिलता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दे रही।
तो आप एग्जेम्पशन लो 30%, बाकी इन चीजों को क्या करना है, जस्ट इग्नोर करो, कोई काम नहीं है इसका। समझ गए? तो इस तरह से मालिक क्वेश्चन बन जाएगा 5, 6 पर आइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो कह रहा मिस्टर जोसेफ ओनर ऑफ अ हाउस विच इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंटल पर्पस। जोसेफ एक घर के ओनर है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, इन्होंने उसे रेसिडेंटल पर्पस के लिए किराए पे ले लिया। हम लोग पढ़े थे रेसिडेंटल हो या कमर्शियल पर्पस, घर अगर है और आपने किराए पे लगाया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड इन जून 2016। ध्यान रखते जाइएगा, घर कंप्लीट कब हुआ, जून 2016 में कंप्लीट हो गया, मतलब जून में कंप्लीट हुआ है। फोकस करके रखिएगा कि जून में कंप्लीट हुआ 2016 में। द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000 और म्युनिसिपल टैक्स पे करना है 20,000 रुपीज। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते तब ना पता चलेगा कि शुरुआत कैसे करें हम। तो एनुअल लेटिंग वैल्यू दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। कह रहा ही स्पेंड 24,000 ऑन व्हाइट वॉशिंग। 24,000 रुपया खर्च किया है। किस बात के लिए किया, व्हाइट वॉशिंग। आप बताइए हम आपको क्या बोले एक शब्द में, घर के पीछे जितना भी खर्च होगा उस घर से किराया आपको मिलता रहे, इसलिए आप जितना भी खर्च करोगे व्हाइट वॉशिंग में करो, पुट्टी में करो, पेंट में करो, ग्रीसिंग ओवरऑलिंग में कर लो, दरवाजा खिड़की लगाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दो, टाइल्स लगा दो, मार्बल बिछा दो, कुछ भी करो, रेंट रिकवर कर लो, इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस कराओ, जो करना करो, ये सारा एग्जेम्पशन आपको कितने में मिलता है, 30% के अंदर ही आता है। और अगर इसके अलावे अगर आप पर्सनली कुछ भी खर्चा करते हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि इन चीजों का कोई भी एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होता। एक शब्द में याद कर लो, काम खत्म हो गया। अब पहले तो 24,000 रुपया 24,000 रुपीज वो क्या करता है, व्हाइट वॉशिंग पर खर्च करता है। करने दो। 1 अप्रैल 2014 he had borrowed 30,000 on pro note at the rate 12% interest and spent it on the construction of the house. 1 अप्रैल 2014 को 30,000 रुपया उधार लिया, कर्ज लिया, इस शर्त पर कि हम इस घर का क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो घर खरीदने में, घर के कंस्ट्रक्शन में, घर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस में अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। करेंट ईयर का भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा और कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो टाइम लगा होगा, टाइम पीरियड, उसमें भी 1/5 इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है टोटल। जरा देखो, लोन कब लिए थे, इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2014 को लोन लिए थे। कंप्लीट कब हुआ, जून, मतलब 1 जून बोल सकते हो, कुछ बोला नहीं तो जून 1 में ही कंप्लीट हुआ हो, है ना। तो आप देखिए पहले कि यहां से यहां कितना दिन हुआ, कितना साल हो रहा है, 2 साल 2 महीना। यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड था आपका 2 years 2 month था ना। अब रूल समझते जाना, इसका मतलब है कि ये वो पीरियड है जब हम इंटरेस्ट पे किए होंगे बहुत सारा, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद भी इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, तो लोन अमाउंट कितना था, 30,000, इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट, 12%, और इनटू मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 ईयर्स से। सर 2 मंथ का क्या होगा, तो ध्यान रखना है यहां पे, जब तक कंप्लीट ईयर ना हो जाए
तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करते। 2 साल, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 9 महीना, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक एक कंप्लीट ईयर ना हो तब तक उसका एग्जेम्पशन हमको नहीं मिलता। इसका मतलब हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 साल 2 महीना लगा, लेकिन हम कंसीडर कितना करेंगे? जो कंप्लीट ईयर होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो 30,000 का 12% और 2 साल के लिए कितना लगा? ठीक है, 7,200, 7,200। ये कौन सा टाइम था? जब हम लोन लिए उस समय, उसके बाद, और कब तक? जब घर बनकर कंप्लीट हो गया उसके बीच का। तो इसका एग्जाम्पशन क्या एक ही बार में ले लोगे? क्या ये 72,000 का इंटरेस्ट एक साल में, एक प्रीवियस ईयर में एग्जाम्प्ट हो जाएगा? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि हम उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करें और अगले 5 सालों में हम थोड़ा 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 करके हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्प्ट। यानी 7,200 5 साल में एग्जाम्पशन ले सकते हैं, रूल था। तो इसका मतलब कि एक साल में कितना एग्जाम कर सकते हो? तो इसका 1/5 कर दोगे, कितना करो, ठीक है ना? यानी ये वाला एग्जाम्पशन आप कहां लिखोगे? 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते थे ना, तो ये 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको ध्यान रखना है कि 1,440 रुपया एग्जाम्पशन होगा। याद रहेगा? चलो एक काम हो गया, तो इसका कैलकुलेशन अब दोबारा नहीं करेंगे। इधर देखिए आगे कह रहा नथिंग हैज बीन रीपेड आउट ऑफ दिस लोन सो फार। क्यों बोला ये स्टेटमेंट क्यों बोला? लोन कितने का लिए थे? तो एक इंटरेस्ट हम निकालते हैं एग्जेम्पशन, आपको 2 नंबर पॉइंट याद होगा, 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एक तो एग्जेम्पशन ये वाला मिलता था और एक एग्जेम्पशन मिलता था फर्स्ट सेकंड वाला, है ना? ये थर्ड में लिखते थे हम लोग। एक लिखते थे हम इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। मान लीजिए कि हम 30,000 रुपए का लोन लिए थे घर बनाने के लिए। घर बनकर कंप्लीट हुआ, उस पीरियड में 2 साल लगा। ऐसा हो सकता था कि नहीं कि इस 2 सालों में मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया और हम कुछ पे कर दिए होंगे। सपोज करो 5,000 दे दिए, तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचता? तो 30 में से अगर हम 5 पे कर चुके अगर सपोज, तो 25 बचता। तो जब मेरा घर बनकर कंप्लीट हो गया और हम रहने लगे तब हम कितना पे किए होंगे? तो 25 पे हम इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पहले लोन लिए थे 30,000 का, लेकिन कहेगा कि 2 साल में 5,000 का पेमेंट हो चुका है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 25,000। तो आप करंट ईयर का जो लोन पर इंटरेस्ट लगाते वो कितना होता? तो 25,000 पे ही होता। लेकिन क्वेश्चन में आपको कह दिया कि जो लोन 30,000 का था इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज यूजुअल बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन लगाओगे यहां पे, तो इस 30,000 पर कितना लगाओगे? 12%। तो ये 3,600 रुपया आप एक साल का, ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, खत्म हो जाएगा। चलिए और आगे पढ़ो क्या क्या लिखा है। कह रहा मिस्टर जोसेफ अर्न अ सैलरी, कहां क्वेश्चन ले आया? कह रहा मिस्टर जोसेफ अर्न अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। इसको सैलरी भी मिल रहा है 20,000 महीने का। मतलब ये कौन सा सैलरी है? बेसिक सैलरी दिया हुआ है। ही हैज स्कूटर फॉर गोइंग टू द ऑफिस एंड स्पेंड फॉर पेट्रोल ऑन एन एवरेज 1,000 रुपीज पर मंथ। याद कीजिए, कार अगर वैल्यूएशन ऑफ कार था तो कार का वैल्यूएशन निकालते थे, लेकिन क्या स्कूटर रखे और उस पर अगर किसी तरह खर्चा होगा तो क्या वो एग्जाम्प्ट होता है क्या? तो इसको कंप्लीटली क्या कीजिएगा? इग्नोर, इसका कोई यूज नहीं हमारे लिए। कंपोर्ट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक, एंड ऑल्सो हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21, 22 जो भी हो। तो 2 चीज निकालने बोला सर, बोला हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालिए। देखो हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालिए और साथ ही साथ आपको क्या बोला? टोटल इनकम भी निकालिए। दोनों चीज निकालना है। चलो देखो, ये 1440 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन प्रीवियस ईयर कितना हो गया? 3,600। कम से कम इतना तो याद हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं।
म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, ज्यादा का जरूरत है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मालूम ही नहीं, डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेड रेंट 96,000 हो गया, और मकान खाली था क्या, नहीं, और एक्चुअल रेंट कितना था, मतलब जो कुछ भी है उस सब तुम्हारे लिए कितना हो गया। मतलब इस क्वेश्चन को आसान क्यों बनाया समझ रहे हो, आसान इसलिए बनाया गया क्योंकि क्वेश्चन अगर उलझा दिया आपको तो एक तो नीचे और भी प्रॉब्लम है। पहला ही क्वेश्चन जिसने टोटल इनकम निकालना है तो कहां से निकालोगे, इसलिए क्वेश्चन क्या किया, टोटल इनकम निकाल दिया तो फंसा दिया तुमको, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया। अब देखो सबसे पहले अगर आप निकालोगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर निकालोगे तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ना जाने कितना ग्रॉस लिखा गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लिखोगे, क्योंकि आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट कुछ है ही नहीं, तो इसी इज इक्वल टू जो हो सब जीरो, एक ही चीज मालूम, तो यही हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस करते हो म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स हम पे कर दिए, क्या अनरियलाइज रेंट है, तो है ही नहीं, तो छोड़ दो, माइनस करो, हो गया। ये क्या कहलाया आपका एनुअल वैल्यू, इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब सबसे फर्स्ट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 76,000 एनुअल वैल्यू था, 30% निकालेंगे 22,800 हो गया। इसके बाद दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर सिर्फ। अब प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी हो, यहां पे काउंट मत करना कि 21, 22 है कि 23, 24 है, क्यों, 30,000 का लोन था, 2 साल बाद हो चाहे 5 साल बाद हो, क्या एक भी रिपेमेंट हुआ क्या, तो इसका मतलब लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो 30 का 30 पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि पूरा का पूरा 30,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था और 1 साल का इंटरेस्ट का रेट 12% था, मतलब ये हो गया आपका 3,600 रुपया, ये इंटरेस्ट हो गया। और डायरेक्टली हम यहां पे लिख रहे हैं 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, समझ रहे हो ये वाला, ये कौन से ईयर का था, जब हम लोन लिए थे उस समय से लेकर जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उस पीरियड तक। ध्यान रखना है वहां पे हम जब तक कंप्लीट ईयर ना हो जाए तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करते, ईयर काउंट नहीं करते। तो इसका अभी हम लोग पढ़े थे आंसर, है ना, इसको हम लोग नोट में जा करके देख लेंगे कितना आया था, 1,440। सबको माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, 43,160। देखो ये कौन सा इनकम निकल गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकला, आपके क्वेश्चन का एक आंसर निकला। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक चीज और निकालने बोला, टोटल इनकम निकालो। देखिए जब भी आपसे कहता ना टोटल इनकम निकालिए, दूसरा टॉपिक, टोटल इनकम निकालोगे तो टोटल इनकम 5 चीजों को मिला के बनता है जो आप जानते हो बहुत अच्छे से। आप लिखोगे टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ जो भी होगा मिस्टर राम श्याम जो भी हुआ। अब जैसे ही आप टोटल इनकम निकालोगे तो आपको फॉर्मेट अलग से चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से रखना होगा। देखो सबसे पहले लिखोगे यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या इस चैप्टर में सैलरी चैप्टर को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो,
सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, टीए, ये बहुत अनाउंसेस, प्रिक्विसाइट, बहुत कुछ होता है। इस क्वेश्चन में आपको बेसिक सैलरी के अलावा कुछ दिया? अगर बेसिक सैलरी के अलावा कुछ और देता तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी को हम टैक्सेबल इनकम में अलग से निकाले, वैसे ही आप क्या करते, सैलरी को अलग से निकालते, और जब दोनों निकल जाता तो अलग से फिर हम उसको ऐड करके दिखाते। लेकिन चूंकि इसमें कुछ है नहीं तो कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी कितना था? सिर्फ बेसिक सैलरी दिया हुआ था 20,000 पर मंथ, तो इनटू क्या करोगे 12, 2,40,000, तो हो गया ये सैलरी। इनकम अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया था? 48,160, ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम, ठीक है, क्या इनकम या प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्या इसमें कोई भी इनकम है? अगर हो या ना हो, टैक्सेबल इनकम तभी निकलता है जब आप पांचों हेड्स के इनकम को ऐड करते हो, तभी आपका टोटल इनकम निकलता है। अगर नील भी हो तो आपको लिखना कंपलसरी है, लिखिएगा जरूर से, गुड हैबिट है। क्योंकि आपको बोला टोटल इनकम निकाले, तो टोटल इनकम, इन दो इनकम को निकाल के टोटल इनकम नहीं निकलता। नहीं है तो आप डिक्लेयर करोगे हाँ नहीं है, ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम कौन सा, कैपिटल गेन इज इक्वल टू नील, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी क्या हो गया नील। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल इनकम निकलेगा। कितना आगे ऐड करो, 288, ठीक है। देखो, अगर किसी इंडिविजुअल का सैलरी इनकम है और एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, तो ऐसे सूरत में हम इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल करते हैं, और उसमें हम जब टोटल इनकम निकाल लेंगे, जब टोटल इनकम निकाल लीजिएगा तो उसके बाद आपको याद होगा कि सैलरीड एम्प्लॉय अगर हम है तो उसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कितने का, तो आप टोटल इनकम निकल गया, ये हमारा हो गया टोटल इनकम, हाँ ग्रॉस टोटल इनकम आप बोल सकते हो, ठीक। अब इसमें से लेस करोगे, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलता है, सबको। अगर किसी का सैलरी इनकम नहीं है तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा उसको, तो डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, जो सैलरीड एम्प्लॉय उन्हीं को, और उसके अलावा किसी को नहीं। तो इसमें से 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम 2,38,160, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो देखो, एक तो आपका ये हो गया आपका टोटल इनकम, और टोटल इनकम निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन हो गया।